गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज सेकेंडरी फिजिक्स में अनसोल्ड 2022 का थर्ड पेपर की मैं बात करूंगा 346 जीसी की। शुरू करते हैं। 346 जीसी में पहला क्वेश्चन जो आया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल F है, यानी दो आवेश हैं, वो जिस माध्यम में रखे हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक K1 है और इन दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लिया एक पर आवेश Q1 है और एक पर आवेश Q2 है, उनके बीच लगने वाला बल F है। अब कहा माध्यम का परावैद्युतांक बदल दिया, यानी पहले K1 था फिर K2 कर दिया। अब ये पूछा गया है अब बल कितना होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, पहले ही चैप्टर से है। कूलाम के नियम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से क्लियर हो रहा है कि F और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यहां अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो बनेगा F1 बटे F2 बराबर K2 बटे K1। अब देखिए पहले बल F था तो F1 की जगह F, फिर बल मुझे कैलकुलेट करना है। पहले परावैद्युतांक K1 था और बाद में पहले यहाँ पर K1 की जगह K1 है ना, K2 या K2 ही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो F2 इक्वल टू आ जाएगा F K1 बटा K2 और ये मेरा आंसर हो गया है। इसमें देख लेंगे कौन सा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की लाल और बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां FR और FV है, उनमें संबंध पूछा है। अब देखिए लाल रंग की फोकस दूरी को FR बोला गया है और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी को FV। आपको याद होगा कि लाल रंग के लिए फोकस दूरी हमेशा ज़्यादा होती है तो FR बड़ा होगा FV से, है ना। बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी कम होती है। चलिए आगे मैं चलता हूँ एक के गय पर। एक का गय है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कलांतर होता है। आप आज तीसरा सेट पढ़ रहे हैं, ये तीनों सेट में क्वेश्चन है। ये वैद्युत क्षेत्र आपको याद है ना, ये तरंग की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और मैंने ये बताया था आपको कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब इनके बीच जो कलांतर होगा वो कितना होगा। इनके बीच जो कलांतर है वो 90 डिग्री होगा, फाई इक्वल टू 90 डिग्री। और इनका डायग्राम भी पहले सेट में मैंने बनाया था, आपको याद होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु, एक मिनट इसे थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। एक अच्छा क्वेश्चन है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आपने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पर गिरने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर एक निश्चित सीमा से कम है तब धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता और तरंगदैर्घ्य की उस सीमा को देहली तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2000 एंगस्ट्रॉम है ये मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य है, इसे मैं कहूँगा देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम। हम उस धातु पर जो प्रकाश डाल रहे हैं वो आपतित कर रहे हैं 1000 एंगस्ट्रॉम का। इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो ही जाएगा क्योंकि डाले गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देहली तरंगदैर्घ्य से कम है। उसने पूछा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मान लीजिए गतिज ऊर्जा E k होगी। आइंस्टीन के समीकरण का फॉर्मूला आपको याद, h न्यू बराबर W प्लस E k। न्यू की जगह मैं C बटे लैम्डा लगा सकता हूँ, W प्लस E k। W की जगह भी मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। W की वैल्यू होती थी SC बटे लैम्डा 0। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा। H की C की वैल्यू आपको याद है, उसे पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे तो ये वैल्यू, एक शॉर्टकट इसका होता है कि ये जूल में है 1 2 3 7 5। इसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा 0 प्लस E k। यहाँ से E k आपका आ जाएगा, E k कितना आएगा यहाँ से, इसे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। E k इजगल टू 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा
माइनस 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा 0। दोनों में 1 2 3 7 5 वैल्यू पुट कर देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर है 1000 एंगस्ट्रॉन्ग में लगती है, और 1 2 3 7 5 बटे 2000 कैलकुलेट करेंगे और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1 2 3 7 5 मैंने कहाँ से लाया हूँ। एच सी बटे लैम्डा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा को एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो ई से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज पुट करके भी आराम से ई के कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन। एल लंबाई के तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक एल लंबाई का तार है और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और बी चुंबकीय क्षेत्र है जो 30 डिग्री पर झुका है। 30 डिग्री पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा? बल का फॉर्मूला होता है F बराबर BIL साइन थीटा। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा BIL साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में 6 वोल्ट। और ये पूछा है कि जब 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 3 सेल हैं तो संयोजन का विद्युत वाहक बल कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। मैंने क्लास में भी बताया समांतर विभवांतर, समांतर विभवांतर, समांतर में विभवांतर समान होता है तो जो टोटल सिस्टम का विद्युत वाहक बल होगा वो भी 6 वोल्ट ही होगा। घर की फिटिंग किस क्रम में होती है? घर में जो हमारे उपकरण बल्ब है, हीटर है, या जो भी हम चलाते हैं एपरेटस, वो किस क्रम में जोड़ते हैं? हमेशा समांतर क्रम की फिटिंग होती है घर में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो इसका आंसर 6 वोल्ट ही होगा। खंड दूसरे का क, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक सेट जैसे मैं एक दिन में आपको दे रहा था, तो आज एक सेट को हम 3 पार्ट में तोड़ रखा हमने, 3 क्वेश्चन, और वो 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से वीडियो आपके सामने आएंगी, जिससे आपका समय भी पर्याप्त मिलेगा समझाने के लिए और अच्छे से क्लियर भी हो पाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आप देख लेंगे एक सेट के लिए। गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। देखिए, गतिशीलता का अर्थ सीधा सा है। गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं, और म्यू का फॉर्मूला होता है VD/E। VD/E। VD यहाँ पर अपवाह वेग है, या E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आराम से निकल जाएगा। यानी अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जिस अनुबंध वेग से, जिस अपवाह वेग से गति करते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहा जाता है, म्यू। जब भी किसी की यूनिट लिखने को, परिभाषा लिखने को आती है, आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा उसका मात्रक जरूर लिखें, हो सके तो विमा भी लिख दें। तो म्यू का मात्रक क्या होगा? गतिशीलता का मात्रक, म्यू का मात्रक होगा VD चाल है, अपवाह वेग, वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर मीटर ऊपर जाकर जाएगा, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकंड। इसका मात्रक हुआ, और आप आराम से यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? ठीक। देखो बच्चों, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आते हैं तो बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है? अब देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला होता है 2λ/E। यानी कहने का मतलब क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई लैम्डा पर और E पर निर्भर करती है। लैम्डा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, और E क्या है? रेखा छिद्र की चौड़ाई। आपने क्या किया, उस प्रैक्टिकल को जो आप वायु में कर रहे थे उसे जल में करने लगे। तो ये देखिए, जल में जाने पर होगा क्या? क्या रेखा छिद्र की चौड़ाई कम ज्यादा हो जाएगी? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई केवल लैम्डा पर निर्भर करती है।
ठीक, अब लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं 2 बार से एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन। जल में जाने पर तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, और जब तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कम हो गई, तो केंद्रीय उच्चस्क की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। क्लियर? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम मान लेते हैं काटती हैं। वैद्युत बल रेखा होती क्या है? वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा है धन आवेश के चलने का पथ। वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उस पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं ना। अब देखो, ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर अगर मैं स्पर्शी खींचूंगा तो वो स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा? उस कटान बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकेंगे। ये स्पर्श रेखा नहीं खींची, मैं आपको स्पर्श रेखा द्वारा खींच के दिखा देता हूं क्या हो रहा आज। आपको द्वारा खींच कर दिखा देते हैं। ठीक, अब ये एक वैद्युत बल रेखा है, ये एक वैद्युत बल रेखा है, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। कटान बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकेंगे। कितनी? 2। तो उससे क्या होगा? कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा तो एक ही होगी ना, तो यह संभव नहीं है। आगे, एक प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है। वर्ग माध्य मूल मान को कहते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये √2 एम्पियर है। धारा का शिखर मान कितना होगा? धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है, तो ये वैल्यू होगी √2। IRMS की वैल्यू भी √2 गुणा √2, 2 एम्पियर यहां वैल्यू आ गई है। समस्थानिक और समभारिक नाभिकों में अंतर बताइए। थ्योरी का क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, और समभारी कौन होते हैं? जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। ये समस्थानिक हैं क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट अलग अलग है। और अगर मैं ये बात करूं तो इनमें ये कौन है? ये आइसोबार समभारी हैं, है ना। ये भी समस्थानिक हैं, C612, C613, C614। ठीक, अब समभारी कौन होंगे? समभारी वो होते हैं जिनके परमाणु भार बराबर हों और परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें समभारी कहते हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है आपके लिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको जानना चाहिए। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से, एक मकान है, मकान में जो फिटिंग होती है किस क्रम में बताई थी? समांतर क्रम में। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे दिया हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। विद्युत ऊर्जा की गणना का मतलब है ये है कि कितने यूनिट बिजली, हमारे कितने यूनिट आएंगे जब बिल आएगा तब। किसी मकान में 200 वोल्ट आ ही रहे हैं, तो वोल्ट 200, 60 वाट के 200 बल्ब, 60 वाट के 200 बल्ब, यानी कुल कितने वाट यूज कर रहे हैं आप? 60 गुणा 200 यानी 12,000 वाट कर रहे हैं ना यूज। प्रतिदिन 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे यूनिट की संख्या कैलकुलेट करनी है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यूनिटों की संख्या बराबर, नहीं तो याद कर लीजिए, अपने घर की भी आप देख सकते हैं कितने यूनिट आ रहे हैं। यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा दिन गुणा घंटे बटे 1000। आप देखो वाट कितने भाई, 60 वाट 200 बल्ब तो 1200 वाट। बल्ब में अपने वाट जोड़ सकते हैं आप, पंखे का अलग होता है, बल्ब का अलग होगा, एपरेटस का अलग अलग होगा। दिन, एक दिन 24 घंटे बटे 1000,
बस जी इन्हें भाग कर लेंगे, इतने यूनिट आ गए आपके। और यूनिट कहेंगे या क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा। और यूनिट की संख्या से गुणा हो जाती है जो भी दर होती है बिजली की, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो चलती है, उसके हिसाब से आपको वो आ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब पीएन संधि डायोड है, आपने पीएन संधि डायोड अगर देखा हो तो पीएन संधि डायोड में एक क्रिस्टल होता है, जर्मेनियम क्रिस्टल टाइप, उसमें एक और पी डायोड और एक तरफ एन डायोड बना देते हैं। याद है ना, अशुद्धि मिलाकर, एक तरफ 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, एक तरफ 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। जिधर 3 वाली मिलाते हैं उधर पी टाइप डायोड बन जाता है, दूसरी तरफ एन टाइप। अवक्षय परत और विभव प्राचीर क्या होता है। अवक्षय परत ऐसा होता है, जब पीएन संधि बनती है तो संधि के दोनों ओर एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी आवेशवाहक नहीं रहता है, और अवक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। डायोड में अग्र अभिनत जब होगा, जब डायोड अग्र अभिनत होता है तो धारा बहती है, और जब अग्र अभिनत होता है तो यह अवक्षय परत की मोटाई कम होती है या अवक्षय परत हट जाती है, शून्य, और विभव प्राचीर भी शून्य हो जाता है। और जब पश्च अभिनत वो पूछ रहा है पश्च अभिनत, तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये जो परत है इसकी मोटाई बढ़ने लगती है ना। तो अवक्षय क्वेश्चन जो आया है वो आया है अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका जवाब होगा अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है और विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए, आपको याद है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में, क्या हो रहा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक मूव कर रहा है एक कक्षा में, उस कक्षा की जो त्रिज्या है वो 0.7 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर बना लीजिए, 0.7 गुणा 10 की घात -10 मीटर आ गया। 6.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। 6.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए, धारिता नहीं है, धारा है ना, धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। अगर मैं एक चक्कर की बात करता हूं तो जो समय होता है वो आवर्तकाल जो होता है वो 2πr/v के बराबर हम लगाएंगे, 2πr/v। ये कहाँ से आया है आपको पता होगा ना, v बराबर r ओमेगा, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, करने की ज़रूरत नहीं है हल। तो ये एक चक्कर, ओमेगा की वैल्यू 2π/t और t की वैल्यू 2πr/v होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ लगा दिया हमने, है ना। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा और 2πr/v। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे हल्के में ना लीजिए कि छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। देखिए r की वैल्यू आपको दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, पाई की 3.14 है और q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कल एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जैसे आया ना गतिशीलता, ऐसे ही आया वैद्युशीलता किसे कहते हैं या चुंबकशीलता किसे कहते हैं, बच्चों ने पूछा, तो मैं उसका भी जवाब आज साथ साथ दे देता हूँ आपको। आप कोई भी कमेंट बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन है तो वो दे सकते हैं। वैद्युशीलता का अर्थ क्या है। अब आप देखिए, ये पेन तो चलो मोटा हो गया, अगर मैं ये अपना चश्मा लूँ, इसकी नोब अपने चुभाऊँ, सहनशीलता किसे कहते हैं। सहनशीलता है, अगर मैं ये नोब को अपने हाथ पे चुभाना चाहूँ तो क्या मैं एक लिमिट आएगी, चुभाता जाऊँगा तो एक जगह आएगा ना कि वो भाई और नहीं, दर्द होगा, चिल्लाने लगूंगा। यानी सहनशीलता का अर्थ क्या है। सहनशीलता का अर्थ, अगर मुझसे पूछे चश्मे की सहनशीलता नहीं, मेरी स्किन की, तो कहूँगा भी कोई चीज़ चुभा रहा हूँ तो मैं जब तक उसका विरोध तो करेगी ना स्किन मेरी, मैं भी विरोध करूँगा चुभने का, तो किस हद तक विरोध करता हूँ उस विरोध की माप को मैं सहनशीलता कहूँगा अपनी ना। तो वैद्युशीलता किसे कहते हैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर ये कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। अब देखिएगा वैद्युशीलता किसे कहते हैं। यहाँ पर हम वैद्युशीलता का अर्थ है एक पदार्थ है, उस पदार्थ के भीतर हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो वो पदार्थ विरोध करेगा, उसके विरोध करने की माप ही, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का विरोध करने की माप ही उस पदार्थ की वैद्युशीलता है। इसी प्रकार चुंबकशीलता, अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर हम चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो वो पदार्थ विरोध कर रहा है, उस पदार्थ का जितना वो विरोध कर रहा है उस विरोध की माप ही उसकी क्या होगी, पदार्थ की चुंबकशीलता होगी,
है ना। अब कोई पदार्थ की मैंने वैद्युशीलता की बात की, उसे निर्वात की वैद्युशीलता से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाती है, परावैद्युतांक की परिभाषा बन जाती है। थैंक यू।